रुक्मिणी सेट का सेट नंबर 22 हम लोग देखेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो ये ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, गोवा में। और भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत समान सिविल कोड का भी उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 का संबंध समान नागरिक संहिता से है। सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को अनेक बार समान आचार संहिता लागू करने को कहा है, लेकिन राजनीतिक कारणों से नहीं लागू कर पाते हैं। संविधान के 56वें संशोधन के द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया 30 मई 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट है, संसद के कितने सत्र होते हैं। आपको ये बताना, संसद की ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि मानसून सत्र भी होते हैं, बजट सत्र भी होते हैं, शीतकालीन सत्र भी होते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं सत्र का कोई निश्चित समय नहीं होता है। 2 सत्रों के बीच की दूरी 6 माह से अधिक नहीं हो सकती है। सत्र के समय अध्यादेश जारी नहीं किए जा सकते हैं। और बजट सत्र फरवरी माह में प्रारंभ होती है। इस सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत और विचारित और पारित किया जाता है। बजट आपका 3 सत्र की अवधि होती है, और सामान्यतः 3 सत्र की अवधि होती है। जो बजट सत्र फरवरी मई में होता है, मानसून सत्र जुलाई सितंबर में होता है, और शीतकालीन सत्र जो होता है नवंबर दिसंबर में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी, एक किरणें किसको पार नहीं कर सकती। ये आपका अस्थि को पार नहीं कर सकती। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में बात करें, एक्स किरणें की खोज रोंटजन ने किया था। एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में टूटी फूटी हड्डियों की जांच के लिए किया जाता है। एक्सरे का तरंग दैर्ध्य की परास की बात करें तो वो होता है 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक। एक्सरे की आवृत्ति परिसर 10⁻18 से 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था। तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट की बात करें तो 5 नंबर प्रश्न है आपकी, 1 जूल बराबर होता है। तो 1 जूल 10⁻7 अर्घ होता है। और बात करें, जूल जो होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। कार्य की सीजीएक पद्धति में मात्रक अर्घ है एवं एसआई मात्रक जूल है। 1 कैलोरी 4.186 जूल होता है। 1 वाट घंटा 3600 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब है। आइदर यू आर ही टू लीव द प्लेस। तो 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हैज का प्रयोग होगा। बात करें आइदर और से, 2 सब्जेक्ट को जोड़ने पर वर्ब हमेशा और के बाद वाले सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि चूज द पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आई मस्ट हेल्प द पुअर। इसका पैसिव होगा द पुअर मस्ट बी हेल्पेड बाय मी। द पुअर मस्ट बी हेल्पेड बाय मी, मैंने हेल्प्ड बाय मी, 7 का बी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपका कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस को चुना तो बिलीव हमेशा इन प्रोपोजिशन लेता है, तो 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो वी बिलीव इन गॉड, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फॉर्म एट द माउथ। तो इसका 9 का क्या हो जाएगा, 9 का डी हो जाएगा। फॉर्म एट द माउथ का मतलब काफी नाराज या एंग्री होना, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 10 नंबर प्रश्न है, ए कलेक्शन ऑफ पोएम इज। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन बी, पोएम के संग्रह को एंथोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षण के रूप में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें, सोडियम नाइट्राइट का प्रतिकारक के रूप में प्रयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा का प्रयोग ग्लास निर्माण में, कागज उद्योग में, जल के अस्थायी कठोरता हटाने में, धुलाई के लिए घरों में धोवन सोडा के रूप में होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3.10H2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, विघटन नाभिकता का कारण क्या है। तो 12 का एज हो जाएगा। विघटन नाभिकता का कारण अस्थायी न्यूक्लियस है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और यदि न्यूक्लियस अस्थायी होगा तो रेडियोधर्मी गुण नष्ट हो जाएगा। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया धीरे धीरे होती है तथा इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है तथा अन्य उपयोगी कार्यों में नाभिकीय रिएक्टर का प्रयोग ऊर्जा के क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाए जाते हैं। आपका विटामिन सी यहाँ पर नहीं पाया जाता है, कौन सा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और इसके बारे में, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी की कमी से सकर्बी रोग होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। और विटामिन सी नींबू, संतरा, नारंगी, आंवला, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज आदि में पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, और यहाँ पर विटामिन के की कमी से जानते रक्त थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
जुकाम या मामूली ठंड का कारण क्या है? तो 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, वायरस, विषाणु। और इसके बारे में बात करें हम लोग के समन्वित रोग निगरानी परियोजना 1997-98 में चलाया गया था। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय घुएंघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार का नियंत्रण कार्यक्रम रख दिया गया था। निमोनिया की बात करें तो जीवाणु से फैलने वाला बीमारी है निमोनिया। डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण होता है। निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है, इसमें तेज बुखार एवं फेफड़ा में सूजन हो जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितना होता है? दांतों की संख्या 20 होते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांत स्तनी वर्ग में 2 बार निर्माण होता है। दांत में कैल्शियम की मात्रा अधिकतम होती है। दांत में पैरिया रोग होता है जिससे मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। इस रोग में दांत से खून आने लगता है तथा मुंह से बदबू गंध आने लगता है। पैरिया रोग को विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है, व्यर्थ में समास को बताना है तो 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा। व्यर्थ में आपका अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट प्रश्न, अनुलोम शब्द का विलोम बताना है। अनुलोम का क्या हो जाएगा? अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होता है। प्रतिलोम ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है, जो पीछे चलता है उसे क्या कहते हैं? जो पीछे चलता है उसको हम लोग अनुचर कहते हैं। अनुचर मतलब पीछे चलना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महतीक्षा का संधि विच्छेद करना है तो यहाँ पर महतीक्षा का संधि महती धन इच्छा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पारदर्शी माध्यम का अपर्तनांक क्या होगा जिससे वह निर्यात में अदृश्य हो जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1 होना चाहिए। और वस्तुतः परिवर्तन के कारण ही वस्तु दिखते हैं, और यदि वस्तु प्रकाश का परिवर्तन नहीं होने देता है तो पारदर्शी हो जाता है। और ऐसा वस्तु तभी देखा जब यह प्रकाश का अपवर्तन यह करेगा। अपवर्तन के बाद प्रकाश की चाल एवं तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है। यह अपवर्तित प्रकाश जिसका भिन्न तरंग दैर्ध्य होता है आंखों पर संवेदना उत्पन्न करता है जिसे देखने की अनुभूति होती है। और पारदर्शी वस्तु नहीं दिखेगा जब वह प्रकाश का अपवर्तन नहीं करेगा। यदि अपवर्तनांक 1 होगा तो निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग का मान एक समान होगा, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन नहीं हुआ है जिससे वस्तु अदृश्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिमाण का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है। निष्कर्षण यह है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माने कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। बात करें, एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिमाण का बल कार्य करता है जिसके फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। हमेशा कण के वृत्तीय गति में वृत्त के केंद्र की ओर एक अभिकेंद्री बल कार्य करता है। वृत्तीय गति में वृत्तीय पथ पर अनंत बार दिशा परिवर्तित होता रहता है जिसके कारण वेग एक समान नहीं होता है। वृत्तीय गति में चाल एक समान होता है तथा इसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्त के केंद्र बाहर माने केंद्र से बाहर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। यह बल काल्पनिक होता है, माने अपकेंद्री बल काल्पनिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड़ितता किसकी होती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हवा की। हवा की संपीड़ितता सबसे होती है। गैसों की संपीड़ितता सर्वाधिक होती है क्योंकि गैसों का घनत्व न्यूनतम होता है, प्रवाह अधिकतम होता है। संपीड़ितता किसी पदार्थ के आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को कहते हैं। संपीड़ितता गुणांक सबसे अधिक गैस, उसके बाद द्रव तथा कम ठोस के लिए होता है। वे पदार्थ जो प्रत्यास्था सीमा से अधिक प्रतिबल होने पर टूटते नहीं है तन्य पदार्थ कहलाते हैं। वस्तु की आकृति में प्रत्यास्था सीमा से अधिक परिवर्तन की अवस्था प्लास्टिसिटी कहलाता है। रबड़ एक बहुलक है किसका? आइसोप्रीन का। और यंग गुणांक का अस्तित्व केवल ठोसों के लिए होता है। नेक्स्ट है, एक मनुष्य 2 मीटर लंबा है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस ऊंचाई का समतल दर्पण का यूज करेगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 मीटर का। 2 मीटर लंबा है ना तो 1 मीटर का मिरर लाइए, काम हो जाएगा। बात करें समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, समतल दर्पण का आकार वस्तु के आकार का आधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु के बराबर का आकार का तथा दर्पण को उतना ही पीछे बनता है जितना सामने वस्तु रखी जाती है। यदि समतल दर्पण में आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परिवर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पार्श्विक परिवर्तन कहा जाता है। और 2 समतल दर्पण यदि थीटा कोण पर झुके हो तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए 360 बटा
360 डिग्री बटा थीटा होगा। यदि n के सम होने पर प्रतिबिंब की संख्या, अगर n का मान अगर सम निकल कर आएगा तो हमेशा उसको विषम बनाना है, माने एक घटा देना है, तो n के विषम होने पर प्रतिबिंब की संख्या n होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगा। कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी और प्रकृति के पर क्या प्रभाव पड़ा। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर कम अधिक फोकस दूरी उत्तल लेंस, अधिक फोकस दूरी उत्तल लेंस। कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाएगी एवं प्रकृति उत्तल लेंस ही रहेगा। जब लेंस को जल में डुबाते हैं तो अपवर्तनांक माइक्रोन बढ़ जाता है। और बात करें हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की, तो वो है आपका सूर्य का द्रव्यमान पूछा जा रहा है। तो सूर्य का द्रव्यमान आपका 10 के पावर 29 टन होता है और सूर्य का द्रव्यमान केजी में 1.98 गुणे 10 की पावर 30 केजी होता है। और सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में आपका 3,33,000 गुना होता है, 3,33,000 गुना। और सूर्य का सतही क्षेत्रफल 6.09 गुणे 10 के पावर 12 वर्ग किलोमीटर होता है। यह क्षेत्रफल पृथ्वी की तुलना में 12,000 गुना ज़्यादा है। सूर्य की त्रिज्या आपका 6,96,340 किलोमीटर है। सूर्य का घनत्व 1.408 गुणे माने ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 10 के पावर 7 केल्विन होता है। देखिए कितना होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति आपको जानकारी नहीं है, किस लेंस की शक्ति सबसे अधिक होगी ये पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हमेशा उत्तल लेंस की। अब कैसे होगा भाई, उत्तल लेंस की शक्ति हमेशा धनात्मक होता है जबकि अवतल लेंस की शक्ति हमेशा ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता +d जबकि अवतल लेंस की क्षमता -d होता है। डायोप्टर, d का मतलब डायोप्टर। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस का पता लगाने के लिए वस्तु के समीप दोनों लेंसों को ले जाएंगे। जिसके द्वारा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा वह उत्तल लेंस होगा, जिसके द्वारा छोटा प्रतिबिंब बनेगा वह अवतल लेंस होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि m द्रव्यमान के एक गोले का पलायन वेग कितना हो सकता है। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यहाँ पर रूट में 2gm/r। बात करें पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग 2.35 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु के किसी ग्रह से सतह से फेंकने पर वह वस्तु वापस लौटकर उस ग्रह पर नहीं आती है, अर्थात ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को बाहर चला जाए, पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग बराबर होता है रूट में 2gr। अब बात करें यदि वस्तु को दिए गए गतिज ऊर्जा का मान वस्तु जिस ग्रह पर है उसके गुरुत्वीय विभव ऊर्जा का बराबर हो जाए तो उस ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र बाहर पलायित हो जाएगा। पलायन वेग उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है जिसे पलायित करते हैं। यदि वस्तु कक्षीय वेग में है तो उसके वेग को 41% बढ़ा देने पर वह बाहर पलायित हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी साधारण दोलक की आवृत्ति fz है तो 2 मिनट में दोलक कितना दोलन करेगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 120 f/बार। अभी इसको ये तो मैथ जैसा है। यह कंपन प्रति सेकंड या चक्र प्रति सेकंड के तुल्य होता है। किसी कण द्वारा एक पूर्ण दोलन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम होगा जनसंख्या में वृद्धि। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं जो हम बता रहे हैं कि मनुष्य में काम वासना वर्तमान की भांति भविष्य में भी बनी रहेगी तथा इसकी संतुष्टि के परिणाम स्वरूप संतान उत्पत्ति होगा। मनुष्य के अस्तित्व हेतु खाद्य सामग्री आवश्यक है। कृषि में उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है। जीवन स्तर तथा जनसंख्या में प्रत्यक्ष धनात्मक संबंध होता है जिसके कारण जैसे जैसे जीवन स्तर ऊंचा होगा सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी। मनुष्य की संतान उत्पत्ति की इच्छा अधिक होती जाएगी तथा जनसंख्या में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है कि यहाँ पर आपको माध्यिका ज्ञात करना है। इसको आप बताएं माध्यिका का नियम कि पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर माने बढ़ते क्रम या घटते क्रम पहले सजा लीजिएगा। जो संख्या बीच में आएगी वही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 32 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कि कितने गुणनखंड सम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 32 का कौन हो जाएगा। तो 32 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 आ जाएगा और सम संख्या पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है कि 33 का बनेगा ऑप्शन यहाँ पर 1 आ जाए, 1 आंसर आएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 बेचना दुकानदार 30% लाभ होता है 30% लाभ। बहुत आसान क्वेश्चन ये भी बन जाएगा। तो आपका 34 का कौन सा हो जाएगा। 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 1.11 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पर भी सबसे बड़ी संख्या को बताना है। तो 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर 1/10 बड़े हैं क्योंकि 1 रुपया को 10 भागों बटा है, ना कि उतना भागों बटा है। नेक्स्ट है कि 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर 4y आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकल कर। और नेक्स्ट प्रश्न आपका
37 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है 216। नेक्स्ट है कि एक कलश में 4 हरी 7 नीली गोलियां रखी हैं, 3 बेतरतीब गोलियां उठाई जाती हैं, इनमें से किन्हें 2 के नीली होने की संभावना ज्ञात करना है। तो 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, 28/55 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सरल रेखा x + y = 0 तथा x - y = 0 के बीच का कोण ज्ञात करना, तो π/2 हमको लगता है कि आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समान बॉक्स के आयाम 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। बॉक्स को ढकने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, तो 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित किया था, तो मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय प्रकाशित किया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने सन 1821 में साप्ताहिक पत्र संवाद कौमुदी और सन 1822 में फारसी पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया और भारत में प्रगतिशील राष्ट्रवादी समाचार पत्रों का शुभारंभ किया। भारतीय पत्रकारिता के जनक राजा राम मोहन राय हैं। भारत में समाचार पत्रों के जनक जेम्स ए हिक्की हैं। भारत में समाचार पत्रों का राजकुमार क्रिस्टोफर पाल हैं और भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता राजा राम मोहन राय है। नेक्स्ट प्रश्न की तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित किया है, तो 42 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर किन्स ने। तरलता जाल की अवधारणा किन्स ने विकसित किया है। तरलता जाल या अधिमान की अवधारणा में लोग नगदी जमा रखना अधिक पसंद करते हैं। एक ऐसी स्थिति में जिसमें पहुंचने के बाद मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के द्वारा ब्याज की दर में कमी नहीं लाई जा सके तथा इस प्रकार मौद्रिक नीति विनियोग को प्रोत्साहित करने में असफल हो जाए। 1929-33 में विश्व आर्थिक मंदी के समय इस अवधारणा का जन्म हुआ था। ऐसी मंदी में फंसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकलने हेतु यह आवश्यक है कि सरकार राजकोषीय नीति का सहायता ले और अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि लाए। उनके उपदेशों का सार सर्वप्रथम स्वभाव है। नेक्स्ट है हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें हम लोग इनके बारे, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने फरवरी 1916 में बीएचयू की स्थापना किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना नाम से भी जाना जाता है। जलियांवाला हत्याकांड पर कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जांच समिति बनाया था। द लीडर, हिंदुस्तान, अभ्युदय आदि समाचार पत्रों से पंडित मदन मोहन मालवीय संबंधित हैं। नेक्स्ट ही राष्ट्रसंघ के सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेनेवा में। राष्ट्रसंघ का संस्थापक वुड्रो विल्सन थे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन आईएमओ का मुख्यालय लंदन में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के लियोन में स्थित है। आपका सीटीबीटी और आईईए का मुख्यालय आपका वियना में स्थित है। और राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया गया था और राष्ट्रसंघ की असफलता 1930 के दशक में स्पष्ट रूप से सामने आई थी। राष्ट्रसंघ शक्तिहीन संस्था बनकर रह गई थी। नेक्स्ट है कि अवध का संस्थापक कौन था, तो सादत खान बुरहानुल मुल्क था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1856 में अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। अवध राज्य की राजधानी लखनऊ थी। सादत खान को बुरहानुल मुल्क की उपाधि दिया गया था। 1857 में अवध से विद्रोह का नेतृत्व तो बेगम हजरत महल ने किया था, जिन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आईसीएस की परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेनी आरंभ हुई थी, तो 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1922 में। और भारत में सर्वप्रथम आईसीएस की परीक्षा इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। ली आयोग की सिफारिश पर यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में किया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने आईसीएस अधिकारी को स्टील फ्रेम कहा था इस्पाती ढांचा। यूपीएससी में 1979 ईस्वी से पीटी परीक्षा प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति दिलाई, जो कि 1861 के बाद से भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जानी गई। 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर कर्नवालिस सिविल सेवा का जनक माना जाता है। बात करें हम लोग की गवर्नर जनरल कर्नवालिस ने भारत में सिविल सर्विस को स्वीकृति दिलाई, जो कि 1861 के बाद से भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जानी गई। लॉर्ड कर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। लंदन में 1855 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा प्रथम बार आयोजित किया गया था, 1855 में। लॉर्ड वेलेस्ली ने 10 जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था, जहां उच्च अधिकारियों को प्रशिक्षण किया जा सके। और यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को किया गया था। 1948 में वल्लभ भाई पटेल ने आईसीएस का नाम आईएएस रखा था। नेक्स्ट प्रश्न आपका लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी आपका आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। लेटराइट मिट्टी में आयरन सिलिका की बहुलता होती है। भारत की सौर प्रमुख मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। 1953 ईस्वी में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना किया गया था। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान माने CAIRI की स्थापना 1959 में की गई थी। गहरी लाल लेटराइट में लौह ऑक्साइड एवं पोटास की बहुलता होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि एक ही समय में कंपन करने वाला स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाते हैं? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा सह भूकंप रेखाएं या होमोसिस्मल लाइन्स। बात करें इनके बारे में, भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया गया है। जैसे भूकंपन की कुछ विशेषताएं, जैसे सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है, कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकते हैं, परंतु वहां पर उनका वेग कम हो जाता है। गौण तरंगे द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती। एल तरंगे केवल धरातलीय के पास ही चलती हैं और विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय ये तरंगे परिवर्तित तथा अपरिवर्तित होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो आपका उड़ीसा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंगनीज के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। यूक्रेन, गैबोन, ब्राजील आदि विश्व के प्रमुख मैंगनीज उत्पादक देश हैं। बॉक्साइट का उत्पादन भारत में सर्वाधिक उड़ीसा में ही होता है और उड़ीसा भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का लगभग 50% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची अनाईमुडी है। इसकी हाइट की बात करें तो 2695 मीटर है। अनाईमुडी की चोटी अन्नामलई की पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है और दोदा बेटा की ऊंचाई 26 से 37 मीटर है। दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी जिदंगड़ा की पहाड़ी 1690 मीटर है। सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ी है जो कि 1350 मीटर ऊंचा है। धूपगढ़ महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट, ऑप्शन ए हो जाएगा। यह लगभग 760 किलोमीटर मान 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग रोहा से मंगलौर तक जाती है। गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक और के बीच लिंक का प्रदान करने के उद्देश्य से 15 सितंबर 1990 में प्रारंभ किया गया था, जो जनवरी 1998 में पूरा हुआ। नेक्स्ट है, कपास की काली मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी को हम रेगुर मृदा भी कहते हैं और रूस में इसको चेरनोजम भी कहा जाते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से कि रेगुर मिट्टी को रूस में चेरनोजम मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी का रंग बेसाल चट्टान के लावा से निर्मित होने के कारण हुआ है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इस कारण कपास की रेशा के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं और स्वतः जुताई वाली मिट्टी ही काली मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न, 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन हो गया है? तो 54 का ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत हो गया है। वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के शुभारंभ होने के बाद देश में कुल मछली उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। 2021-22 में 162.48 लाख टन मछली का उत्पादन दर्ज किया गया था, जो 2019 से 20 में 141.64 लाख टन था। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक चीनी मिले हैं, यह भी याद कीजिएगा। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य करता है। आपका गन्ना के मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। नासिक अंगूरों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। नागपुर संतरा उत्पादन के लिए विख्यात है। सर्वाधिक मात्रा में केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो आपका सीमेंट उद्योग आपका कृषि आधारित उद्योग नहीं है। कृषि आधारित प्रमुख उद्योग जूट, सूती वस्त्र, गन्ना इत्यादि हैं। जूट उद्योग के लिए मिलों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में स्थित है। ACC की स्थापना 1936 में किया गया था। ये सीमेंट उद्योग स्थानीय कच्चा माल पर आधारित उद्योग है। राजस्थान राज्य सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। चीन के बाद भारत सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है और वर्तमान में सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। भारत
भारतीय जलवायु की क्या विशेषताएं हैं ये बताना है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जलवायु की जो विशेषताएं बता रहे हैं, जाड़ा और गर्मी की दो स्पष्ट ऋतुओं को होना, वर्षा का मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होना और जलवायु का मौसमी हवाओं से प्रभावित होना। भारतीय जलवायु में अत्यधिक प्रादेशिक और ऋतुओं में विभिन्नता पाई जाती है। भारत की जलवायु सामान्यतः मानसून प्रभावित जलवायु है और जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे अक्षांश की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तट से दूरी, वायु दाब, पवन, भौगोलिक स्थिति, मिट्टी तथा वनस्पतियाँ। लंबी अवधि तक प्राय 30 से 35 वर्ष किसी क्षेत्र विशेष की मौसम की औसत विशिष्टों को जलवायु कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है, तो रोकेगा कौन भाई, यहाँ पर उपभोग रोकेगा कि बैंक दर, तो 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उपभोग। उपभोग ही रोकेगा भाई, कम कीजिए खाना पीना। यहाँ पर बात करें, जब सकल निवेश शून्य होता है तो उपभोग आय को शून्य होने से रोकता है। वस्तुओं के लिए वर्तमान तथा भाव मांग और अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश का स्तर को बहुत ही प्रभावित करता है। यदि उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ रही है तो अधिक निवेश होगा और यदि मांग कम होती है तो निवेश कम होगा। जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो उपभोग, उत्पादन तथा निवेश में वृद्धि करता है। इस क्रिया से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है, तो ये बताना है तापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान ताप विद्युत के हैं। भारत में तापीय ऊर्जा का लगभग 63% है। तापीय ऊर्जा में कोयला मुख्य है, 54% लगभग। एनटीपीसी की नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना, मैंने एनटीपीसी का स्थापना 1975 में किया गया था। अमेरिकी ऊर्जा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकता है। भारत स्वच्छ ऊर्जा में सौर ऊर्जा को अधिक महत्व दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय आपका गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है और भारत का लक्ष्य वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थता यानी कार्बन जीरो नेट कार्बन प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट है, यकृत का कार्य करता है। यकृत किसका कार्य करता है भाई, तो 60 का हो जाएगा, ऑप्शन डी। पाचन का कार्य करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये आपका यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 से 2 kg होता है। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। पित्त रस वसा का पायसीकरण करता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन दो देशों ने भाग लिया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी हो जाएगा कोप इंडिया। इसके बारे में, वायु सेना अभ्यास कोप इंडिया 2023 का छठा संस्करण कलाई कुड्डा, पानागढ़ और आगरा स्थित वायु सेना स्टेशनों में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है, तो स्वच्छ ईंधन का गुण प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रदूषण मुक्त ईंधन के अंतर्गत गैस आता है। अनवीकरण बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करता है, जैसे कि बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैस भी उत्पन्न करना, ये सभी प्रदूषण युक्त ईंधनों के उदाहरण हैं। बात करें हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की, तो वह है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1997 में किया गया था। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपका कोलकाता में स्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में स्थित है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान आपका मुंबई में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला आपका पुणे में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान आपका नई दिल्ली में स्थित है। वेधशाला लगा देगा, मौसम वेधशाला था पुणे में, मौसम विज्ञान संस्थान कहेगा तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, इनमें से क्या क्षार है, क्षार बताना है, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा NaOH। NaOH आपका क्षार है, OH लगा ना। यहाँ पर देखिए, वैसे भस्म जो जल में विलय होते हैं क्षार कहलाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। सभी क्षार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि सभी भस्म जल में विलय नहीं होते हैं। NaOH का इस्तेमाल साबुन बनाने में, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण में, कपड़ा एवं कागज बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, आमतौर पर मेंडेलीय कारक क्या कहलाता है, आमतौर पर मेंडेलियन कारक आपका जीन कहलाता है। यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगोर जॉन मेंडल ने 1822 से 84 ईस्वी में दिया था और इसी कारण उन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाते हैं। जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग 1909 में किया था। डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया था। क्रोमोसोम का नामकरण डब्ल्यू वाल्डियर ने 1888 में किया था। क्रोमोसोम में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। इन्हीं गुण सूत्रों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कांडला निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है, तो 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए।
और बात करें हम लोग एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र भारत के कांडला में वर्ष 1965 में स्थापित किया गया था। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में सामान्य आर्थिक कानूनों की अपेक्षा अधिक अधिक उदार कानून होते हैं। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों को उत्पादन पूर्णतः निर्यात किए जाते हैं। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की पहली नीति अप्रैल 2000 में लागू किया गया था। सेज भारत में 2000 से 2006 तक विदेशी व्यापार नीति के तहत लागू किया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में समूह में से बाह्यतम कोष में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लिथियम हो जाएगा, आपका सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम, मैंने ऑप्शन सी आपको करेक्ट हो जाएगा, लिनाक हो जाएगा, लिनाक ट्रिक है। ये सभी क्षार धातु हैं, ये अत्यधिक क्रियाशील है। ये सोडियम का परमाणु संख्या 11 है जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। लिथियम का परमाणु संख्या है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 21 होता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका जापान का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है। जापान का राष्ट्रीय खेल सुमो है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बेसबॉल जो होते हैं यूएसए का राष्ट्रीय खेल है और रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है और टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन के रूप में होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आर्गन। आर्गन का 18 होता है ना, 18 होता है, तो 288 यानी 28 अगर घटा दीजिएगा एगो इलेक्ट्रॉन बोला ना अक्रिय गैस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कक्षाओं में उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण को परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अक्रिय गैस माने आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, ये बताना है। तो 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा। सेंट्रोसोम सिर्फ पशु में पाया जाता है। जिसमें बिस्कुतिया का पूंछ काट दीजिएगा तो फिर से आपका पूंछ उसका बढ़ाएगा। मन छिपकली का जो पूंछ होता है ना वो काट दीजिएगा तो कुछ दिन में बढ़ जाएगा, वो सेंट्रोसोम के कारण ही होता है। बात करें हमें इसके सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने 1888 में किया था। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह एक बेलन जैसी रचना के रूप में दिखती है। यह जंतु कोशिका में केंद्र के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है। लाइसोसोम यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसके चारों एक पतली झिल्ली होती है। नेक्स्ट है एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है। तत्व का नाम बताएं 2818 माने 18 19 यानी पोटेशियम है। और क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम क्षार धातु है। यह प्रथम वर्ग का तत्व है। यह सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। यह मुलायम धातु है। इसका प्रमुख अयस्क कार्नेलाइट है। कार्नेलाइट का सूत्र KCl(Mgcl2) 6H2O होता है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 होता है। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया हब को उद्यमियों को प्रश्नों का समाधान करने और स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन देने के लिए कब क्रियाशील किया गया था? तो 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 2016 में स्टार्टअप का स्थापना किया गया था। और बात करें हम लोग का स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके पोर्टल के विकास की घोषणा 16 जनवरी 2017 को ही की गई थी। स्टार्टअप के लिए वर्चुअल हब एक प्लेटफॉर्म के रूप में है जो उद्यमियों के शिक्षण एवं विकास, नेटवर्किंग, संरक्षण, वित्त घोषणा आदि को सुगम बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्प स्रवण से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर असाइनमेंट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें वयस्कों में वृद्धि हार्मोन का अल्प स्रवण से साइमंड रोग हो जाता है। इससे रोगी पतला एवं उम्र से अधिक वयस्क दिखने लगता है। जैसे कि एक रथ शासन मूवी आई थी, उसमें जो क्रिस्टोफर था उसका चेहरा वैसा ही था कि कम उम्र में बूढ़ा जैसे दिख रहा था। या भी कठपुतली भी फिल्म में जो अक्षय कुमार की, उसमें भी एक रोग है साइमंड रोग, जिसके कारण वो अधिक उम्र का दिखने लगता है वो लड़का है जो जिसका नाम क्रिस्टोफर होता है। नहीं, इसके बारे में बात करें वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अधिक स्रवण से एक्रोमीगेली रोग हो जाता है। एक्रोमीगेली रोग में व्यक्ति के टांगे तथा हाथ लंबे हो जाते हैं और चेहरा गोरिल्ला की तरह दिखाई देने लगता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन निकलता है और इसके बारे में बात करें शरीर की सामान्य एवं संतुलित वृद्धि करना इस हार्मोन का कार्य है। थायरॉक्सिन की उपस्थिति में वृद्धि हार्मोन अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन आपका ग्लूकोज होता है और कुछ नहीं होता। वो श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है और इस प्रक्रिया में सामान्य स्थितियों में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा विमुक्त होती है। इसी कारण ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। श्वसन क्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जैसे C6H12O6 प्लस CO2 बराबर होता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 कैलोरी। नेक्स्ट प्रश्न आपका मानव के दो कान होते हैं क्योंकि दो कानों की सहायता से, तो 75 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अति मंद ध्वनि भी सुनी जा सकते हैं, ये दो कान रहेगा तो।
बात करें हम लोग इनके बारे में तो नेक्स्ट प्रश्न आपका, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? यह पंक्ति किनकी है? तो बात करें हम लोग 76 की, तो 76 का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेमचंद्र की कहानी से ये लिया गए हैं बात। और बात करें हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की, गाय करुणा की कविता है, यह किनकी रचना है? तो बात करें हम लोग 77 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर सी देखिए करेक्ट आंसर, महादेवी वर्मा गाय से संबंधित। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 78 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 भेद होते हैं, वाक्य के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और इनके बारे में बात कीजिएगा तो एक कृंतक होता है, रदनक होता है, अग्र चौवर्णक होता है और चौवर्णक होता है। कृंतक सबसे आगे के दांत हैं जिनका कार्य भोजन को काटना होता है। अग्र चौवर्णक तथा चौवर्णक को गाल दंत भी कहते हैं और जिनका कार्य भोजन को पीसना होता है। मोलर और प्री मोलर का काम भोजन को ग्राइंडिंग करना है, मतलब पीसना है। और इनैमिल का काम दांत की ऊपरी परत होती है जो मानव शरीर की कठोरता भाग होता है। इनैमिल लगभग 98% कैल्शियम लवण द्वारा बना होता है जिसे फ्लोरीन मजबूती प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया था। तो G7 की बात करें तो 80 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर नरेंद्र मोदी और कौन जाएगा? नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा विषय जिस पर संशोधन के लिए विशेष बहुमत सहित आधे से अधिक राज्यों की अनुमति की आवश्यकता होती है? 81 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति का वेतन। बात करें राष्ट्रपति के वेतन जिस पर संशोधन के लिए विशेष बहुमत सहित आधे से अधिक राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर नहीं होती की बात कर रहे हैं। और राष्ट्रपति को वेतन संचित निधि से प्राप्त होता है। राष्ट्रपति का वेतन संबंधित विधि संसद द्वारा बनाया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा को भी शामिल करना होगा। राष्ट्रपति को वेतन वर्तमान में 5 लाख रुपए प्रतिमाह तथा अन्य सुविधाएं मिलती हैं। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की राजभाषा है? तो यहाँ पर हिंदी और उर्दू दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का राजभाषा हिंदी है, बिहार का दूसरा राजभाषा उर्दू है। मैथिली भाषा अष्टम अनुसूची में शामिल है। मैथिली बिहार की एकमात्र भाषा है जो नोट के पृष्ठभाग पर अंकित होता है। नेक्स्ट है, नियाग्रा जलप्रपात निम्नलिखित में से किन 2 देशों को विभाजित करता है? यहाँ पर अमेरिका कनाडा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन सी 83 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटारियो झील के बीच स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात की ऊंचाई 52 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। गरसोपा जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। गरसोपा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात कहते हैं जो बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती नदी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित निम्न कथनों पर विचार करना है। 84 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर ये बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पर सत्य कथन के बारे में बात कर रहेगा ना, तो बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा किए थे और राज्यों के विधान परिषद निम्न सदन कहलाता है। और यहाँ पर विधानसभा की संरचना आपका अनुच्छेद 170 के उपबंध के अधीन होता है। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कूट में प्रश्न पूछा रहा है तो यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन और देख लेते हैं। 84 का यहाँ पर ऑप्शन 84 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 2 और 3 हो जाएगा, मैंने एक को छोड़ के, यानी विधान परिषद की बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 है और बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे। राज्यों के विधानसभा निम्न सदन कहलाते हैं। विधान परिषद उच्च सदन कहलाते हैं। विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 के उपबंध के अधीन होता है। विधान परिषद की संरचना 171 के अधीन होते हैं। भारत के किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 निर्धारित किए गए हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पीपल वृक्ष के नीचे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी फल्गु तट पर ज्ञान की प्राप्ति होता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति पूर्णिमा का दिन होता है। महाभिनिष्क्रमण के 6ठे वर्ष में 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में संबोधि कहते हैं और महावीर को ज्ञान की प्राप्ति आपका साल वृक्ष के नीचे हुआ था। नेक्स्ट है, पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत निम्न में से कौन सा था? ये बात पूछ रहा है तो आपका राजस्थान हो जाएगा ना।
राजस्थान के नागौर जिले में। तो पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, जहां संपूर्ण राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज का वास्तुकाल या शिल्पी बलवंत राय मेहता को माना जाता है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ होता है? यह पटियाले में होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि था। इन्हें सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली कस्बे में हुआ था और अमीर खुसरो का जन्म 1253 में और मृत्यु 1325 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपना दरबारी जीवन बलबन के दरबार से प्रारंभ किया था। अमीर खुसरो के गुरु का नाम सूफी संत निजामुद्दीन औलिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जानते हैं? तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन? देखिए 88 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें चुनाव के दौरान प्रचार कार्य मतदान के 48 घंटे पूर्व बंद करना होता है और निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देती है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है। प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में किया गया था और निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को 100% कवरेज को प्राप्त किया है? तो यहाँ पर कौन? तेलंगाना। यहाँ पे 89 का ऑप्शन बी हो जाएगा, तेलंगाना प्राप्त किए हैं। तो मई 2023 में तेलंगाना राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को 100% कवरेज को प्राप्त किया। प्रधानमंत्री जनधन योजना एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य बैंकिंग, बचत और जमा खाता प्रेषण जैसी वित्तीय संस्था सेवाओं तक सस्ती पहुंच प्रदान करना है। इस योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था, जनधन योजना का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बीसीसीआई का अध्यक्ष बने हैं? तो यहाँ पर रोजर बिनी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। रोजर बिनी वर्ष 1983 वर्ल्ड कप के विजेता भारतीय टीम का हिस्सा थे। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो 91 का ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मोहम्मद गजनविया था ना। तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी इनमें से कोई नहीं था। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का था। 712 में कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था, वहाँ का राजा दाहिर थे। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी था। सुबुक्तगिन मोहम्मद गजनवी के पिता का नाम था, जिसका हिंदुशाही राजा जयपाल से सीमा में विवाद हुआ था। और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। इल्तुतमिश इलबरी जाति के तुर्क था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई थी। बलबन 1265 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट प्रश्न कि अच्छा, एक बलबन के बारे में एक और याद रखिएगा, जब मरा था ना तो लोग नंगे पैर नंगे उघारे माने वस्त्र भी नहीं डालते, इनके जनाजा को लेकर गए थे। नेक्स्ट प्रश्न अब कि कालानुक्रम के अनुसार जिनके अंतर्गत 3 वंशों भारत ने प्रशासन किया था, तो ये दिल्ली सल्तनत के सब है। तो बताना है 88, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 92 का, तो 92 का ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर गुलाम वंश आया था, गुलाम के बाद खिलजी आया था, खिलजी के बाद तुगलक आया था, तुगलक के बाद कौन आया था? सैयद, सैयद के बाद लोधी आया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मैग्ना कार्टा पर कब साइन किया गया था? ये बताना है। तो आपको 93 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर 1215 में मैग्ना कार्टा पर साइन किया गया था। और अधिकार, तो इसी अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। यह सर्वसाधारण के अधिकार के घोषणा पत्र था। मैग्ना कार्टा द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैग्ना कार्टा द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है, यानी इसका आविष्कार हुआ था। यह अधिकार राजा जॉन द्वारा 15 जून 1215 को थेम्स नदी यानी टेम्स नदी के तट पर अपने निवास स्थान रिनीमेड से सामंतों को प्रदान किया था। राजा जॉन ने बैरनो पर बहुत ही अधिक टैक्स लगाया था। मैग्ना कार्टा नागरिकों को मूल अधिकार का यह प्रथम वैधानिक पत्र था। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 से 1945 चलता। 1939 से 1945 ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण मूल कारण वर्साई की संधि को मानते हैं। हिटलर को पराजित करने का श्रेय रूस को है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 3 सितंबर 1939 को हुआ था। यह 6 वर्षों तक लड़ा गया था। इसका अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ था। इसमें 61 देशों ने भाग लिया था। इसका तत्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को आक्रमण कर दिया था। इस समय में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। भारत में पीली क्रांति के संबंध यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पीली क्रांति के संबंध किससे? तो पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन के उत्पादन से, ऑप्शन बी हो जाएगा।
पीली क्रांति की शुरुआत 1986 ईस्वी में हुआ था। वही गोल्डन क्रांति, सुनहरी क्रांति का आपका संबंध फलों या शहद के उत्पादन से है, और रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। इंद्रधनुष मिशन का संबंध चिकित्सा से है, और भारत विदेशों में आयातित कृषि उत्पादित वस्तुओं में सबसे अधिक मुद्रा खर्च खाद्य तेल पर करता है। नेक्स्ट है ट्रांसलेट करना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो। तो 96 का ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टडी रिलीजियस बुक्स। ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टडी रिलीजियस बुक्स। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स को चुनना है। तो 97 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आवश्यक दबाव यानी अनडिक्यू प्रेस, इस पर का सही प्रीफिक्स यूएन होगा, ऑन। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस, नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज मधु। मधु जैसे कोई सुंदर लड़के है ये नहीं है, कोई नहीं है। तो 98 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि मधु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। 98 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मधु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड हैप्पी दिवाली। तो ये हैप्पी दिवाली क्या कर रहा है, विश कर रहा है ना। तो यानी इस पर में सैड विश्ड में बदल जाएगा, क्योंकि हैप्पी दिवाली विश करना होता है। 99 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ही विश्ड मी ए हैप्पी दिवाली। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एक्जुलरी वर्ब। यहाँ पे एक्जुलरी वर्ब बताना, यू मस्ट लेफ्ट द फ्लैट बाय नाउ। तो 100 का क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब के साथ सिर्फ हैव का प्रयोग करते हैं, अन्य का नहीं। तो 100 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि यू मस्ट हैव। मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट। जय हिंद।